इस कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की लड़की को दिखाने से, जो दरअसल एक शार्क रिसर्चर थी। वो अपने साथियों के पास पैसिफिक ओशन में आई हुई थी शार्क को ट्रैक करने, जिसका नाम लिलिप था। सोफिया और उसकी टीम पिछले काफी टाइम से लिलिप को ट्रैक कर रही थी और आज भी इनकी यही सोच थी कि लिलिप कब इनकी रडार में वापस आएगी और ये लोग उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करेंगे। और फिर अचानक इन्हीं रडार में ऐसे सिग्नल्स मिलने लगते हैं जैसे वो शार्क लिलिप इनकी एरिया में आ रही है। इसीलिए टीम की 4 लोग, जिनमें सोफिया का हस्बैंड भी शामिल था, वो समंदर में कूद पड़े और लिलिप को ढूंढने लगते हैं। जहाँ तो भी इन्हें एक व्हेल का बेबी दिखाई देता है, जो हालांकि था तो बच्चा है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था। और डरा देने वाली बात ये थी कि वो बेबी व्हेल मरा हुआ था, जिसके जिस्म का आधा हिस्सा गायब था। अभी लोग सोच रहे थे कि इस व्हेल का कातिल कौन हो सकता है कि तभी इनके सामने व्हेल का खोनी आ ही जा गई। जी हाँ, वो और कोई नहीं लिलिप ही थी, जो अब इनके सामने आ चुकी थी। इसी देखकर ही दो काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जब इन्होंने लिलिप को एग्जामिन किया था तो बस 2.5 मीटर की थी और अब लगभग वो 7 मीटर की हो गई थी। यानी सिर्फ 2 महीने में वो 3 गुना बढ़ गई थी, जो बात सच में काफी चौंका देने वाली थी। अब यह समझदारी तो ये थी कि इन लोगों को अपनी जान बचाकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हिलती सोच का हिस्बैंड कर देते हैं। अपनी मौत को सामने देखने के बावजूद भी उसे सैंपल लेने की पड़ी हुई थी, इसलिए वो शायद बॉडी से सैंपल लेने के चक्कर में लिप को स्टैब कर देता है। और बस फिर क्या था, वही हुआ जिसपे देर था। लिप कंट्रोल से बाहर होकर टीम के 4 लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। जबकि सोफिया और उसकी एक साथी कश्ती में से बस नजारा दूर से देख पा रही थी, हालांकि वो भी काफी दर्द देती थी। जब कुछ अवन होता है तो सोफिया भी ओशन में कूद जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई जिंदा बचा होगा। लेकिन वहाँ पर तो बस टीम के लोगों के कटे पड़े जिस्म के टुकड़े थे, जिन्हें बुरी तरह लिप ने मार दिया था। हर तरफ खूनी खून फैला हुआ था और अब तब लिप सोफिया के सामने भी आ जाती है, जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। वो अब सोफिया पर भी हमला करती, जिससे उसे अपने साथ ओशन में ले जारी रखती है, पर किसी तरह सोफिया अपनी जान बचा लेती है। और यह सीन चेंज ऊपर आता है सीधा 3 साल के बाद, जहाँ सोफिया ने अब शार्क्स पर रिसर्च करना बंद कर दी थी और अब वो एक एक्वेरियम गाइड का काम किया करती थी, जहाँ आने वाले बच्चों को वो मछलियों और उनके बारे में बताया करती थी, जो जिस बच्चे काफी इंजॉय भी करते थे। अब यहीं पर हम एक लड़की मीका को देखते हैं, जो एक मरीन एक्टिविस्ट थी। समंदर के बारे में रिसर्च और जानकारी रखने और देने वाली वो एक कंपनी को चला रही थी, जिसका नाम सेवियर्स ऑफ सी था, जिनका काम ही मरीन लाइफ को बचाना था। यानी समंदर में रहने वाले हर क्रिएचर की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी। अब मीका सोफिया से जाकर मिलती है, जिसे वो अपने हेडक्वार्टर ले आती है और उसे दिखाती है कि लिलिप शार्क, जिस पर सोफिया कुछ साल पहले रिसर्च कर रही थी, वो कुछ ही टाइम में पेरिस की एक रिवर में आ रही है, यानी कि इनके शहर की रिवर में, और बस पेरिस की रिवर में एंटर होने ही वाली। इसीलिए मीका यह चाहती है कि सोफिया लिलिप को एग्जामिन करने में उनकी मदद करे, जिस पर सोफिया कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर शार्क्स मौसम की बदलने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाते हैं, और हाँ, पैसिफिक ओशन से रिवर में आना थोड़ा मुश्किल है। लिमिट तो क्या, कोई भी शार्क रिवर के ताज़ा पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ आने से पहले ही वापस लौट जाएगी। इस वजह के साथ साथ सोफिया का सदमे से बड़ा माजी पिकअप, जो उसे शार्क्स पर एग्जामिन करने और उसे ट्रैक करने से रोक रहा था, इसीलिए कुछ इस तरह की वजह देकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। अब हम 2 लड़कों को उसी सन रिवर के पास खड़ा देखते हैं, जिन्हें रिवर से 2 छोटे छोटी मिसाइल्स मिलती है। तभी यहाँ पर पुलिस आकर सभी मिसाइल्स को इकट्ठा कर लेती है और सबको बताती है ये दूसरी जंग के बाद से इस रिवर में छोटे छोटे मिसाइल्स और उनकी शेल्स मिलती रहती है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अब रात की टाइम मीका अपने एक दोस्त के साथ सन रिवर में आती है, जो यहाँ हुई कार एक्सीडेंट की जाँच करने आई थी, पर असल में वो तो ये एग्जामिन करने आई थी कि क्या लिलिप इस रिवर में आ गई है। इसलिए मीका की दोस्त रिवर में कूद जाती है, जहाँ वो शार्क के बड़े बड़े पंजों के निशान देखती है। पर तभी यह पुलिस भी आ गई थी इन दोनों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इस तरह किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करना अवैध कानूनी था। इसलिए पुलिस मीका को पकड़ लेती है, जबकि उसकी दोस्त किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। अब हम सोफिया को देखते हैं, जो अब लिलिप को ट्रैक कर पा रही थी और उससे पता चलता है कि हाँ, लिलिप सन रिवर में आ चुकी है। अगली सुबह पुलिस उस आदमी की लाश रिवर से निकालती है, जिसकी कल रात कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब लाश की हालत भी देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसकी लाश का आधा हिस्सा गायब था। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे किसी बड़े जानवर ने इसकी लाश को खाया है। अब यहाँ रिवर के बाहर ऑफिसर्स के साथ सोफिया और मीका भी थी, और सोफिया साफ लफ्जों में उन्हें बता देती है कि ये काम और किसी का नहीं
बल्कि निरित का ही है और अब हमें शार्क को रोकना होगा अगर हम चाहते हैं कि लोग इस साल शार्क के हाथों ना मरे। पर यह मीका इस बात को गलत अंदाज में कुछ यूँ समझ लेती है कि अगर हम चाहते हैं कि शार्क लोगों को ना मारे तो हमें शार्क को मारना होगा। उसे लग रहा था कि ऑफिसर्स सोफिया के साथ मिलकर शार्क को मार देंगे, तो बस इसीलिए वो शार्क को बचाने के काम पर लग जाती है, क्योंकि जाहिर है वो मरीन सेवियर है, समुद्री क्रीचर को बचाने वाली, तो इसलिए वो ऐसा करे। पर सोचने वाली बात तो ये गलत ही है कि एक शार्क लोगों को मार रही है लेकिन वो उसे बचाना चाहती है। अगले दिन ऑफिसर्स और सोफिया सन रिवर में आ जाते हैं। उनका प्लान था कि वो रिवर में जाकर सीधा शार्क को पकड़ लेंगी। तब सोफिया शार्क को ट्रैक करने में उनकी मदद कर रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो लोग शार्क को देखने ही वाले थे, लेकिन मीका यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। वो अपनी हैकर दोस्त की मदद से सोफिया की ट्रैकर की सिग्नल्स को खराब कर देती है, जिससे कि अभी लोग शार्क को ट्रैक नहीं कर पाते और इससे जाहिर है उन ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा आ गया था जो रिवर में गई थी। पर भी उस तरफ नहीं जाती और अपना रूट बदल रही थी, जिससे ऑफिसर्स को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता है और वो सही सलामत बाहर आ जाते हैं। पर ये काफी सीरियस कंडीशन बन जाती है कि शहर के बीचों बीच सन रिवर में मॉन्स्टर शार्क घूम रही है। इसलिए ऑफिसर्स ये बात जाकर मेयर को बता देते हैं। मेयर परेशान होते हुए कहती है कि कैसे भी करके उस शार्क को रोकना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद उसी सन रिवर पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसे वो किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए ऑफिसर्स नित को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि मीका एक वीडियो बनाती है और उसे खुफिया तौर पर कई सारे मरीन एक्टिविस्ट के पास भेज देती है। और शार्क के बारे में बताते हुए कहती है कि गवर्नमेंट उसी और उस जैसी और भी शार्क्स को मारना चाहती है, इसीलिए हमें आगे आना होगा और इन्हें बचाना होगा, बेशक ये शार्क्स हम लोगों को खाए क्यों न जाए। वो कहती है कि इसके लिए आज जब हमें पेरिस के कैटाकॉम्ब में आना होगा। कैटाकॉम्ब दरअसल पेरिस के नीचे बनाई गई एक टनल सुरंग है जो पूरे पेरिस के नीचे फैली हुई है। अब मीका अपना पूरा प्लान अपने साथियों को बता तो देती है, लेकिन उससे पहले उसकी एक दोस्त पुलिस के पास पहुंच गई। उन्हें इस खुफिया प्लान के बारे में सब कुछ बता देती, जो उन वो पता चला कि इस टाइम शार्क पेरिस की कैटाकॉम्ब में ही है। जैसे ही रात हुई मीका उन मरीन एक्टिविस्ट के साथ कैटाकॉम्ब आ जाती है, जहाँ सोफिया और ऑफिसर्स भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें भी मीका के प्लान के बारे में पता चल गया था। यह ऑफिसर्स और एक्टिविस्ट के बीच बहस होने लगी, जहाँ तभी मीका कैटाकॉम्ब रिवर में कूद जाती है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। और फिर तभी वहाँ एक शार्क आ जाती है जो तो नहीं थी, जिसके साथ वहाँ और भी कई सारी शार्क्स आ जाती है। और बस फिर क्या था, शार्क ये साबित करती है कि सच में शार्क्स इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और इंसानों को तो नहीं छोड़ती। वो मीका पर बुरी तरह हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी मौत देती है, यानी उसकी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर सारे मरीन एक्टिविस्ट घबराते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। और उनका फजूल सा जो प्लान था मरीन की लाइफ को बचाने का, वो पूरी तरह तबाह हो गया था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि हर चीज बनेगी वो कोई जानवर क्यों ना हो, बचाने वाला नहीं होता। कुछ आपकी जान की दुश्मन भी होती है जिन्हें रोकना और मारना भी पड़ता है। इसी बीच बहुत सारे एक्टिविस्ट रिवर में गिर पड़ते हैं और शार्क्स का खाना बन जाते हैं। हर तरफ शार्क्स रिवर में इंसानों के टुकड़े टुकड़े करते नजर आ रही थी। कौन ही कौन फैला हुआ था, पर जैसे तैसे इस सूरत हाल को काबू कर लिया गया। बचे हुए लोगों को सही सलामत वहाँ से बचा लिया जाता है, जिस दौरान एक शार्क को भी मार दिया गया था, जिसे अब सोफिया चेक करने लगती है। उसे पता चला कि ये शार्क एक फीमेल है जो तकरीबन 2 माह की है, प्रेग्नेंट भी है। और हैरानी वाली बात कि इसके पेट में 2 शार्क के बच्चे हैं। पता चलता है कि शार्क एक ऐसे प्रोसेस से बच्चे पैदा कर रही है इसमें वो एक टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की काबिल होती है, वो भी बहुत ही जल्द छोटी उम्र में, जो चीज बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे इनकी तादाद बहुत ही कम टाइम में बढ़ सकती है और तो एक ताज़ा पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, जो चीज इनकी माँ से मिली, जिसने क्लाइमेट की मुश्किलात को झेलते हुए फ्रेश पानी में जीना सीख लिया था। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शार्क्स हजारों की तादाद में हो सकते हैं जो सारे कैटाकॉम्ब में रह रहे होंगे। इसलिए वो फैसला करती है कि हम कैटाकॉम्ब में धमाके करेंगे, जिससे सभी शार्क्स वही माने जाएंगे। अब अगले दिन वो स्विमिंग इवेंट आ जाता है, जहाँ एक टाइम में बहुत सारे लोग रिवर में स्विमिंग करेंगे, तैरेंगे, क्योंकि ये बात लोगों को नहीं बताई गई थी। मेन को शार्क्स के आने का खतरा था, लेकिन वो इवेंट को अपने फायदे के लिए कैंसिल नहीं करते, बल्कि ऑफिसर्स और ट्रेन मरीन को रिवर में उतार दिया गया। वो निगरानी करने लगते हैं। जी रिवर की एक साइड पर काफी बड़ा जाल बांध दिया जाता है, ताकि अगर कोई शार्क इस तरफ आए तो उसने फंस जाए। जबकि सीनियर ऑफिसर सोफिया और अपने साथियों के साथ कैटाकॉम्ब में आ गया था, क्योंकि वो वहाँ की मेन जगह पर धमाके करने वाले थे। सब अपनी अपनी जगह पर पहुँच गए। सीनियर ऑफिसर और सोफिया एक साथ थे। वहाँ अंधेरा था। जैसे सीनियर ऑफिसर ने फ्लैश लाइट ऑन की, हम बहुत
होते ड्रामा सीन देखते हैं। ऑफिसर की चारों तरफ हजारों की तादाद में छोटे छोटे शार्क्स के बच्चे हुए थे, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि हालांकि ये बच्चे थे लेकिन इतने ताकतवर थे कि किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, क्योंकि छोटे होने के बावजूद इनका साइज काफी बड़ा था। सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी जगह पर फिक्स कर दिया गया था, लेकिन बॉम्ब के फटने से पहले एक शार्क सीनियर ऑफिसर पर हमला कर देती है और वो किसी तरह बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे हालांकि वो खुद तो काफी जख्मी हो गया था, लेकिन शार्क के कुछ बच्चे मर जाते हैं और सीनियर ऑफिसर को ऊपर खींच दिया जाता है। अब जब सोफिया वापस नीचे लीवर में जाती है तो उसके सामने से विविध गुजर रही थी, जो अपने बच्चों की नाशों के टुकड़े देखकर काफी दुखी हो गई थी और गुस्से में भरी हुई थी। और वो सोफिया को तो देख नहीं पाते, लेकिन गुस्से से भरी हुई उस जाल को तोड़ देती है और उस जगह आ जाती है जहाँ स्विमिंग रेस शुरू हो गई थी। अब लिविट यहाँ आकर एक आदमी की एक ही झटके में 2 टुकड़े कर देती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और तब यहाँ बहुत सारी शार्क्स भी आ जाती हैं, जो जाहिर है लिविट के कहने पर ही आए थे। ये शार्क्स कैटाकॉम्ब में नहीं रह रही थी, इसलिए धमाके से नहीं मरी और उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये शार्क्स रिवर में तैर रहे लोगों पर बुरी तरह हमला कर देती है। एक ही पल में रिवर खून से नार हो गया, हर तरफ उनकी नाशों के टुकड़े टुकड़े बिखर गई थी। इसी के साथ यह सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ऑफिसर ने शार्क को स्नाइपर से शूट कर दिया, जिसके कुछ निशाने पानी में पड़े मिसाइल्स पर लग जाती है, जो दूसरी जंग से वहाँ पड़े हुए थे, लेकिन डिफ्यूज नहीं थी, पूरी तरह एक्टिव थी। जिससे होता ही है कि एक मिसाइल की फटने से तीनों मिसाइल्स फटने लगते हैं। ऐसा होती बड़े बड़े धमाकों के साथ वहाँ सुनामी जैसा सीन बन जाता है। रिवर का पानी हर तरफ बह जाता है, जो मेरे के साथ साथ पेरिस की बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ ले डूबता है। बहुत बड़ी तबाही मच जाती है। सिर्फ सोफिया और सीनियर ऑफिसर ही बचते हैं, जो अपने चारों तरफ तबाही को देख रही थी। आस पास लाशें और बेहोश शार्क्स घूम रही थी और बताया जा रहा था कि ये शार्क्स सुनामी की वजह से आस पास के एरिया में भी जा रहे हैं, जिस वजह से वो पूरे कंट्री में ही फैल चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात, वो अब यहाँ से पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही लाएंगे, जिससे इंसानियत और दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा, जो चीज बहुत खतरनाक है। और इसी दिल दहला देने वाली एंडिंग के साथ ही कहानी एंडिंग यहीं पर खत्म हो जाती है।